हेलो, वेलकम टू निदान हिंदी साहित्य चैनल। स्वागत है आज फिर एक और नई क्लास में। ठीक है। और आज ये हमारी यूनिट 1 की लास्ट क्लास है, आखिरी क्लास है। ठीक है, अंतिम क्लास है। इसके बाद हम यूनिट 2 में चले जाएंगे। ठीक है। और यूनिट 2 की बहुत ज़्यादा क्लासेस होने वाली है ना, क्योंकि यूनिट 2 काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा कंटेंट उसमें मिलने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके क्वेश्चन अभी लगभग हमारे 300 प्लस हो जाएंगे, है ना। आज भी 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मतलब 350 क्वेश्चन तो इसके बने हुए हैं, एमसीक्यू, है ना। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और बचे हैं जो मैं मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे वहाँ पर लेके आऊँगा, है ना। रिपीट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे। मिक्स क्वेश्चन में सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अब आखिरी क्लास है ये, और आखिरी क्लास से और क्वेश्चन लगभग रिपीट ही हैं, है ना। मिक्स क्वेश्चन है और लगभग रिपीट क्वेश्चन भी आएंगे, तो हम जल्दी फटाफट खत्म कर देंगे, है ना। कल की क्लास से आज की क्लास भी जल्दी खत्म हो जाएगी, सेम टू सेम, है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। स्वागतम, बहुत बहुत। पहला क्वेश्चन है, पश्चिम राजस्थानी बोली निम्न में से कौन सी है। पश्चिमी राजस्थानी बताना आपको कौन सी है। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती या मालवी। सॉरी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। मालवी दक्षिण की है, ठीक है। मेवाती उत्तर की है। मारवाड़ी जयपुरी पूर्व की है और मारवाड़ी पश्चिम की है। तो पूछ क्या रहा है, मारवाड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी बोली राजस्थानी विभाषा वर्ग की है। राजस्थानी विभाषा वर्ग की है। सिंपल सा पूछ रहा है कि राजस्थानी भाषा की उपबोली कौन सी है ना। आपको बताना है। बुंदेली है, मालवी है, ब्रज है, पहाड़ी है। तो मालवी अभी तो पढ़ा हमने, मालवी दक्षिण भाषा, दक्षिणी राजस्थान की दक्षिणी भाषा है। और बुंदेली की बात करें, ये शोरसेनी के अंतर्गत आती है। ब्रज भाषा भी शोरसेनी के अंतर्गत आती है। पहाड़ी खस के अंतर्गत आती है। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है, राजभाषा। संवैधानिक दृष्टि से भारत की राष्ट्रभाषा है ना, हिंदी। भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई है। कौन से अनुच्छेद है, कहाँ से कहाँ तक। सबको पता है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में अ की बाराखड़ी को किसने भ्रामक माना। देखो, अ की बाराखड़ी को किसने भ्रामक माना है, बताना है। और एक क्वेश्चन और है, आपको बताना है कि अ की बाराखड़ी प्रस्तुत करने वाले कौन है। प्रस्तुत करता कौन है, कमेंट में बताना है प्रस्तुत करता कौन है। मैं बताता हूँ कौन, किसने भ्रामक माना है अ की बाराखड़ी को। महात्मा गांधी ने माना, डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास ने, आचार्य नरेंद्र देव समिति, काका कालेकर ने, किसने माना है। तो आचार्य नरेंद्र देव समिति ने कहा था कि ये भ्रामक है। आपको बताना है प्रस्तुतकर्ता कौन है, किसने प्रस्तुत की थी अ की बाराखड़ी। हिंदी भाषा उद्भव अपभ्रंश के किन रूपों से समृद्ध है। ब्राचड़, शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किन रूपों से समृद्ध है। निम्न कूटों के आधार पर आपको चयन करना है कौन सी भाषा से हिंदी का विकास हुआ है, उद्भव हुआ है ना। सहयोग, दो तीन चार, दो तीन चार, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शोरसेनी, मागधी और अर्धमागधी, ठीक है। इनके सहयोग से हिंदी का, मतलब इन रूपों से समृद्ध है ना। इसके अंतर्गत हिंदी के रूप पाए जाते हैं। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह घोषणा करने वाले पहले विद्वान थे। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है,
घोषणा करने वाले कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, गियर्सन, चंद्रधर शर्मा प्लेरी या सुनिधि कुमार चटर्जी कौन थे? कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हमने पीछे पढ़ा था, कहाँ पे? नागरी प्रचारणी पत्रिका में कहा था, ठीक है। सॉरी, कल पढ़ा था हमने, मैं पीछे बोल दिया। हिंदी भाषा की वह कौन सी बोली है जो हिंदी हिंदी भाषियों द्वारा सर्वाधिक बोली जाती है? कौन सी बोली है? मारवाड़ी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी। भोजपुरी। बिहार में भोजपुरी लगभग बोली जाती है और बिहार में हिंदी ही बोली जाती है, मातृभाषा हिंदी है, लेकिन भोजपुरी काफ़ी लोग बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा बोली जाती है भोजपुरी, है ना। वाराणसी इसका मुख्य केंद्र है ना। तो भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह वाक्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? सबको पता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। 343_1। खड़ी बोली को वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी किस विद्वान ने कहा था? जॉर्ज गैरसन ने कहा था। वर्नाक्युलर जहाँ पे भी आता है वहाँ पे जॉर्ज गैरसन ही आता है हमारे। आज फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है ना, और ये इतने समझने लायक ही क्वेश्चन है कि हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश में हुई है? पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? शोरसेनी, मागधी, पाशाची या अर्धमागधी? पूर्वी हिंदी बताना है, अर्धमागधी, है ना। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? अवधी आती है। अवधी के बाद बघेली आती है। बघेली के बाद छत्तीसगढ़ी आती है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की बोली निम्न में से कौन सी नहीं है? आपको नहीं बताना है पश्चिम की। खड़ी बोली, मगही, ब्रज, कन्नौजी। मगही नहीं है ना, ये मगही किसकी है? बिहारी की है। संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? अब तक 22 भाषाएं हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, वो बताना है। संथाली है, नेपाली है, भोजपुरी, उर्दू, कौन सी नहीं है? उर्दू नहीं है ना, क्योंकि ये पाकिस्तान की मातृभाषा है, राजभाषा है, तो हम क्यों सम्मिलित करेंगे? निम्नलिखित में से किस विकल्प की सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां बताना है। ब्रज भाषा, भोजपुरी, ये बिहारी की आ जाती है। ब्रज खड़ी बोली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे मैथिली, ये भी बिहारी में आ जाती है। यहाँ पे अवधी, ये पूर्वी में आ जाती है। जॉर्ज गैरसन ने खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया? जनपदीय जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत परिगणित है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत परिगणित है। बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, बागरू। पूर्वी हिंदी के, देखो परिगणित, ये शब्द देख के ना आप कंफ्यूज मत होना, है ना। घबराना मत कि ये क्या पूछ लिया, अब क्या हो सकता है। कुछ नहीं है, पूछ रहा है कि पूर्वी की हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा जो है गिनती, मतलब गिनी जाती है, वहाँ के अंतर्गत गिनी जाती है। जैसे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली के साथ और आती है ना अवधी, छत्तीसगढ़ी आती है ना। तो उन्हीं के साथ कौन सी भाषा गिनी जाती है, यही पूछ रहा है ना। वो कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं एग्जामिनर, है ना। कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी को देख के हमें लगता है कि क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? ब्रजबुली बिहार में, ब्रज में, उड़ीसा में, बंगाल में। बंगाल में ब्रजबुली, ठीक है। ब्रज भाषा को ब्रजबुली के नाम से ही जाना जाता है ना, और वहीं पे इसका प्रयोग भी होता है, ठीक है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1880, 1857, 1874 या 1860? 1876 है ना।
मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? शोरसेनी, मगधी, अर्धमागधी या महाराष्ट्री? महाराष्ट्री से तो मराठी एकमात्र हुई है। शोरसेनी से मैथिली का कोई संबंध नहीं है ना। अर्धमागधी से ओनली पूर्वी आई है। मैथिली की बात करें तो बिहारी, ठीक है, बिहारी हिंदी निकलती है मागधी से, और बिहारी से ही निकली है मैथिली, ठीक है। दक्षिण भारत की प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी? सी राजागोपालाचारी, महात्मा गांधी, मोटूरी सत्यनारायण या विनोबा भावे? कौन थे? महात्मा गांधी थे ना एकमात्र। दक्षिण भारत में प्रचार सभा, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत की प्रचार सभा की बात करिए, हिंदी प्रचार सभा की बात हो रही है, तो वहां पे सबसे अधिक योगदान देने वाले थे हमारे महात्मा गांधी, गांधी जी, है ना। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? सरस्वती पत्रिका, आनंद कादम्बनी, सुदर्शन, हिंदी प्रदीप। एक और कठिन शब्द फेंका है ना, सचेष्ट प्रयास, कुछ नहीं है ना। हिंदी के विकास में जो प्रयास किए गए थे ना, हिंदी के विकास के जो चेष्टाएं, जो प्रयास किए गए थे, बस वही है ना। चेष्टा को ही सचेष्ट कर दिया है, कुछ नहीं है। बड़े बड़े शब्द फेंक के ना हमारे जो दिमाग होता है ना उसको भ्रमित कर देते हैं, कि दिमाग सोचने लगता है क्या बड़ा शब्द फेंक दिया, इसका अर्थ क्या हो सकता है, अब क्या होगी, कौन सी भाषा होगी, कुछ नहीं है। आपको पता होगा, हिंदी के विकास में अगर पत्रिकाओं की बात करते हैं तो सबसे बड़ा योगदान सरस्वती पत्रिका का ही है ना। तो चुपचाप सरस्वती पत्रिका लगानी। इनमें से कोई भी ऐसी पत्रिका नहीं है जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान दिया हो। हाँ, कुछ योगदान दिया ज़रूर है, कुछ, है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं। निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। क्रम बताना आपको, पहले कौन सी आई थी, विकास क्रम, है ना। सबसे पहले बताओ तो वैदिक, देखो सबसे पहले आर्य भाषा है ना, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, उसमें वैदिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक, लौकिक के बाद आती है पाली, पाली के बाद आती है प्राकृत, ठीक है। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं ना, और द्वितीय प्राकृत प्राकृत को कहते हैं। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आती है, अवहट्ट के बाद हिंदी आती है। यहाँ पे अवहट्टक नहीं है तो आप सीधे लगा दोगे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? संविधान का अनुच्छेद 343। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? खड़ी बोली का प्रयोग पहले कहाँ पे हुआ था? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर, है ना। ये लगभग सभी रचनाएं खड़ी बोली की है। लल्लू लाल की है प्रेम सागर। लल्लू लाल, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। सुख सागर सुखलाल की है, सॉरी सदा सुखलाल की है। सदा सुखलाल। मिलान करना है ना, एक तरफ बोलियां दी है और उनकी बोलियों को क्षेत्र दिए हुए हैं। ब्रज भाषा है भोजपुरी, मैथिली, अवधी है। ब्रज भाषा के लिए अलीगढ़ है ना। भोजपुरी के छपरा, छपरा की दरभंगा आएगा, छपरा ही आएगा ना। जिला हिले, छपरा हिलेला। इसके बाद अवधी के लिए सुल्तानपुर, मैथिली के लिए दरभंगा। बरेली तो यहाँ है यूपी में, है ना, तो मैथिली तो यूपी में बोली जाती नहीं है। बरेली में कौन सी भाषा बोली जाती है बताओ? बरेली में, बरेली क्षेत्र के हिसाब से कौन सी भाषा बोली जाती है ये बताओगे कमेंट में।
अच्छा आंसर तो लगाया नहीं। अलीगढ़, छपरा, अवधी, दरभंगा, तो पहले का 41414141, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बोलियों और उनके क्षेत्रों के साथ फिर से मिलान करना। बागरू, ठीक है, बागरू को रोहतक में लगा दो, है ना, हरियाणा है ना। भोजपुरी की बात करते, भोजपुरी कहाँ है? भोजपुरी अभी छपरा लगाया था। छपरा के बाद अब खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली कहाँ पे? मेरठ में, है ना, प्रमुख क्षेत्र मेरठ और बिजनौर। कुमाऊनी, अल्मोड़ा। अलीगढ़ में कौन सी ब्रज है? पहले का 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में, अष्टम अनुसूची, अष्टम। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। खड़ी बोली का मूल क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र बिजनौर और मेरठ है। अलीगढ़ ये ब्रज के लिए है। झांसी बुंदेली के लिए है। बुंदेली का क्षेत्र। कानपुर अवधी का है। अवधी का क्षेत्र कानपुर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा वर्धा में, बेंगलोर में या हैदराबाद में, मद्रास में, कहाँ पे? अभी पीछे क्वेश्चन गया, पीछे पीछे याद करो कहाँ पे पीछे गया। मद्रास में। महात्मा गांधी प्रमुख है प्रचारक। निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश, यूपी में। अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। खड़ी बोली बोली जाती है भाई साहब, अवधी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, मैथिली नहीं बोली जाती। मैथिली नहीं बोली जाती, याद होगा, है ना। मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है? बिहार, बिहार और बंगाल साइड में बोली जाती है ना। लगभग झारखंड भी पड़ा पास में पड़ता है। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? मान्यता कब मिली? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हमारी पिछली क्लास में पूछा जा चुका है। पिछली क्लास में ये सवाल पूछा जा चुका है। और अगर किसी को पता ना हो तो 14 सितंबर को याद रख लीजिएगा। निम्न संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ मिलान कीजिए। संस्थाएं: नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य अकादमी, एशियाटिक सोसाइटी, राष्ट्रभाषा प्रसार समिति। दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, काशी, वर्धा। तो नागरिक प्रचारणी सभा कहाँ से आती थी? ये पत्रिका, है ना, ये सभा कहाँ पे थी और पत्रिका निकलती थी कहाँ से? निकलती थी काशी। याद रखना, नागरिक प्रचारणी सभा काशी से निकलती थी। अब इससे हम एलिमिनेट करते हैं ना। पहले का थर्ड देखते हैं। पहले का थर्ड कहाँ पे? ये तो गया, ये भी गया। अब सी या डी हो सकता है। साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी कहाँ है? हिंदी साहित्य अकेडमी राष्ट्रीय, दिल्ली में है, याद रखना, दिल्ली में। अब पहला आ जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, ये भी नहीं है, डी सही हो जाएगा। अब एशियाटिक सोसाइटी कहाँ है? कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में। और राष्ट्रभाषा प्रसार समिति कहाँ है? वर्धा में। मद्रास में कहाँ है? दक्षिण राष्ट्रभाषा दक्षिण राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में है, सॉरी मद्रास में है। और वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। सिर्फ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बात करें तो वर्धा में आ जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत जुड़ेगा तो मद्रास लगाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। उनकी बोली के साथ सुमेलित करना है। पहला, करो, करहु, करो या करा, ये शब्द है ना। अब किस बोली के साथ कौन सा शब्द आएगा आपको बताना है। करो, करो, करहु, करहु, ये नहीं, नहीं, अवधि का है करहु, ठीक है। इसके बाद करो, नहीं 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 नहीं, नहीं। अवधि में ये आएगा,
करहू, ये भोजपुरी में आएगा। तो बी का दूसरा, सी का तीसरा। कहीं पे नहीं है। इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन के हिसाब से देखे तो ये अवधि का आएगा, बी का थर्ड, ठीक है। सी का फोर्थ, ब्रज। यस यस यस, ये सही होगा। डी का दूसरा, करा। ए का बागरू, चौथा, करो। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? राजस्थान की बोली नहीं है। मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। ये राजस्थान की नहीं है, पश्चिम हिंदी की है। पश्चिम हिंदी की है, पश्चिम हिंदी। बुंदेली हो जाएगी ना? नहीं है। फिर से मिलान करना है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ मिलान कीजिए। तो पंक्तियां दे रखी है और बताना है कि कौन सी भाषा की कौन सी पंक्ति है। पहला है का पुछहु तुम धातु, धातु निछोही जो गुरु किन्ह, किन्ह अतरपट होही। दूसरी पंक्ति है ढोला मारिया ढिल्ली, ढीली मह मुच्छियो मैछा शरीर। तीसरी पंक्ति है जो मगहु सो देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी। चौथी पंक्ति है उसकी चोट सट काई लाख नागिन, अपनी केचुली छाड़ सटक गई। चलो ठीक है। ब्रज है, गढ़वाली है, अवधि है, खड़ी है, बोली है और अपभ्रंश भी है। इसका सही उत्तर बताना है। पहली पंक्ति देखते हैं, है ना? पहली पंक्ति देखते हैं। का पूछहु तुम धातु निछोही जो गुरु किन्ही अंतरपट होही। ये अवधि का है, अवधि का है, अवधि की पंक्ति है। पहले का फोर्थ, यस, मिल गया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, पहले का फोर्थ, पहले में ही मिल गया। इसके बाद है अभी बी का पहला, मतलब ढोला मारिया ढिल्ली मुंह मच्छू मोछ शरीर, ये पहला हो जाएगा। अपभ्रंश की पंक्ति है ये। जो मगह सो देहु मनोहर, या यह बात तेरी खोटी, ये हमारा हो जाएगा ब्रज का, खोटी, ठीक है। उसकी चोट सटकई लख नागिन, अपनी केचुली छोड़ सटक गई, ये पंक्ति है हमारी खड़ी बोली की। ये तो बहुत सरल पंक्ति है ना, इसको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए था कि खड़ी बोली की होगी। गढ़वाली में लगभग साहित्य ना के बराबर है, तो इसके हिसाब से इसको हम हटा सकते थे, है ना? चलो कोई बात नहीं, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। हाड़ौती, बघेली, गढ़वाली, कन्नौजी। गढ़वाली को उत्तराखंड में पहुंचा देते हैं, कन्नौजी को यूपी में पहुंचा देते हैं, हाड़ौती को राजस्थान में पहुंचा देते हैं, बघेली को मध्य प्रदेश में पहुंचा देते हैं। अगर एक और होती है बागरू, तो उसको हम हरियाणा में पहुंचा देते हैं। तो पहले का थर्ड, दूसरे का फोर्थ, थर्ड फोर्थ और चौथे का पहला, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। हिंदी भाषा का संबंध किससे है?
शोरसेनी अपभ्रंश, पश्चिम प्राकृत या प्राकृत से? ऑफकोर्स शोरसेनी अपभ्रंश से है। देखो यहाँ पे आपको डाउट हो सकता था ना कि अपभ्रंश भी दे रखा है, क्योंकि अपभ्रंश से भी माना जाता है, लेकिन अंतिमतः शोरसेनी अपभ्रंश से है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? ये 1540 जायसी की है। मधुमालती मंजन की है। मंजन कब की है? 1501। कवितावली किसकी है? सूरदास की है। नूर जवाहर किसकी है? नूर जवाहर किसकी है यार? ब्रज भाषा में ये लिखी गई है, तो अवधि की ये नहीं है, लेकिन बाकी सब अवधि की है। कवितावली ब्रज भाषा में। अब आपको बताना है नूर जहां किसकी है, ये किसकी और कब? सन और इसके रचनाकार का नाम बताना आपको। देसिल बैना सब जन मिठा किसका कथन है? विद्यापति का है। ये फेमस पंक्ति है, मोस्ट आईएमपी पंक्ति है, और हमारे हिंदी साहित्य के जितने भी छात्र विद्यार्थी हैं सबको रटी हुई है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या अशुद्ध भाषा? देश भाषा नाम दिया है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृत निष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्षिणी या ब्रज अवधी मिश्रित? उर्दू मिश्रित है। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी तथा अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 या 10, 5 नहीं 10 है ना, प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 43। इसमें तो हो नहीं सकता है ना, ऑप्शन ए में तो बिल्कुल नहीं। अब आपको बताना बाकी तीन, 44, 45 या 48 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44 में है ना, प्रत्येक 10 वर्ष में राजभाषा आयोग का गठन। राज्यों को अपनी राजभाषा चयन करने का अधिकार, अन्यथा अंग्रेजी का प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद में? मतलब राज्य, ठीक है, एक राज्य अपनी जो प्रदेश की भाषा है, प्रदेश की प्रचलित भाषा, प्रचलित भाषा, उसको अपनी राज्य भाषा बना सकता है, ठीक है ना, या फिर आधिकारिक रूप से उसको राजभाषा बना सकता है, या फिर अन्य तौर पे अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है ना। इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद प्रावधान है, मतलब किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? 45। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा संघ और किसी राज्य के बीच पत्रादि की भाषा, मतलब पत्र व्यवहार की भाषा कौन सी होगी? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 44, 45, 46, 47? ऑफकोर्स 46 में होगा। किस राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध मान्यता देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 46, 47, 48, 48 या 51? ठीक है,
विशेष उपबंध कौन देता है? राष्ट्रपति देता है ना। विशेष उपबंध कौन देगा? राष्ट्रपति देगा, है ना। लेकिन कौन सा अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत देगा? 47 है ना, 347। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाही एवं विधेयकों अधिनियमों के पृथकृत पाठ की भाषा अंग्रेजी, संबंधित प्रावधान किसमें? मतलब उच्च न्यायालय की जो भाषा है वो अंग्रेजी होगी, है ना। वो किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी का प्रयोग होता है ना। होगा ये कहाँ पर प्रयोग, मतलब कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? 48 में बताया गया है। भाषा के संबंधी कुछ विधियों संशोधनों को अधिनियमित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी और राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार संबंधी विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? राजभाषा भाषा के संबंधित विधि निर्माण, है ना, अधिनियम का निर्माण, देखो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी चाहिए होती है ना, और राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार संबंधित विशेष प्रक्रिया होती है। तो ये किस अनुच्छेद में होती है? 48, 47, 48, 49 या 50 में? 49 में होती है ना, विधि संबंधित प्रावधान, है ना, सिफारिश की बात हो रही 49 में। ठीक है, चलो ये 50 क्वेश्चन थे आज के। और जैसे कि मैंने बताया आज लास्ट क्लास थी, ये खत्म। यूनिट 1 यूनिट 1 खत्म हो चुका है ना। अब हम शुरू करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कल से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। और यूनिट 2 लगभग अगर देखा जाए तो लंबा चलने वाला है, इसकी क्लास काफ़ी लंबी चलेगी। उसके एमसीक्यू बहुत सारे बनने वाले हैं ना। और जैसे कि पता है आपको यूनिट 2 कितना बड़ा है। यूनिट 2 से ही जो बाकी हमारी यूनिट बनने वाली है ना, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, अन्य गद्य विधाएँ, है ना, निबंध, आलोचनाएँ, सभी उसी के अंतर्गत आने वाले हैं। तो वो काफ़ी बड़ा होने वाला है ना। बाकी यूनिट्स में तो हम उनकी रचनाओं पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे और वहीं से लाएंगे, लेकिन यूनिट 2 में तो इतिहास से संबंधित हमारे क्वेश्चन काफ़ी बनने वाले हैं और काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछा भी जाता है। तो है ना, बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है और उसमें हम अच्छे से डिटेल क्लास चलेगी। जैसे कि आज की क्लास फिर से जल्दी हो गई ख़त्म, है ना। इस तरह से वो क्लास ख़त्म होने वाली नहीं है, वो 1 आवर प्लस में ही होगी। भले 50 क्वेश्चन क्यों ना हो, कभी कभी 1.5 घंटा भी हो सकता है, क्योंकि डिटेल क्लास होगी। वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, है ना। हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो रचनाएं होगी उनके सन होंगे, उनको हमें याद रखना होता है ना। क्योंकि हम रट्टा मार के सिर्फ पढ़ के याद नहीं रख सकते हैं, तो उसे हम बार बार क्वेश्चन में लाकर, ऑप्शन में लाकर उसको बार बार सोल्व करेंगे ना, तो हमारे माइंड में वो फिक्स हो जाएगी, है ना। अवचेतन मन कहते हैं जैसे, वहाँ पर वो फिक्स हो जाती है। तो जब हम कहीं बैठे होते हैं और ज़रूरत होती है उसकी, तो अवचेतन मन हमें वो याद दिलाता है और वो हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। वो तब होता है जब हम उसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं। तो हमें अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन का। तो इसी को हम पूरी तरह से निष्ठा के साथ पालन करेंगे, है ना। तो एक काम करूँगा मैं, इसी बीच ये इस सीरीज के बीच में, मतलब क्या कह सकते हैं, यूनिट 2 के बीच में जो हमारी उपन्यास, नाटक, कहानी, है ना, अन्य गतिविधियाँ हैं, जो हमारी प्रमुख तौर पर रचनाएं दे रखी हैं, उन रचनाओं के सारांश लेकर आऊँ मैं, है ना। इन रचनाओं के बीच में मैं उनका सारांश लेकर एक एक क्लास, एक एक रचनाओं को पूरा सारांश लेकर आने की कोशिश करूँगा। नहीं, सारांश वारांश आजकल किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन लाएंगे, है ना। क्वेश्चन के साथ ही हम डिस्कस करते जाएंगे कि उस कहानी में क्या क्या पात्र हैं, पात्रों के बारे में क्या क्या बातें हैं, है ना। तो एक एक कहानी, उपन्यास जो भी है, उसकी लगभग हम 2 से 3 क्लासेस लेंगे। 2 से 3 क्लासेस में लगभग समझ लो एक एक कहानी है, उसके लगभग 100 क्वेश्चन तो हम
आराम से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन में से लगभग हमारे 3-4 क्वेश्चन ही पूछने वाला है, लेकिन 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो हमारा जो दायरा है ना, हमारा जो दायरा है वो पूरा कवर हो जाएगा। हमें डर नहीं होगा कि यहाँ से क्वेश्चन छूट जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। डर खत्म हो जाएगा। कब होगा? जब हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अब कल से हमारा यूनिट 2 शुरू होने वाला है, तो सावधान, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। धन्यवाद। जय हिंद।